बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किए हैं 4 आतंकवादियों के स्केच। डोडा पुलिस ने जारी किया है आतंकवादियों के स्केच को। भद्रवा, थाथरी, गंदोह में एक्टिव है ये आतंकी, जो जानकारी सामने आ रही है। और जानकारी देने वालों को 5 लाख के इनाम की घोषणा की गई है। तो ये देखिए 4 तस्वीरें जो जारी की गई है, चारों आतंकवादियों के स्केच आप देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आतंकवादी। डोडा पुलिस ने इन आतंकवादियों के स्केच को जारी किया है। और जानकारी यह भी है कि भद्रवा, थाथरी, गंदोह में यह आतंकवादी एक्टिव है। और जो जानकारी देगा इनके बारे में, उन्हें 5 लाख के इनाम की घोषणा की गई। और देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? पहले रियासी, इसके बाद कठुआ, इसके बाद डोडा और आतंकवादियों के भी स्केच को जारी किया गया है। अब वो हमजा का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। अभी तक क्या आपको नजर आ रहा है जिस तरह से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह करूँ ना कि अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो लगातार 2 बड़े पैटर्न्स को या फिर 2 बड़ी चीजों को जो लगातार कह रही है, वो ये कह रही है कि इनके ऑपरेशंस के पैटर्न में 2 बड़े बदलाव है। पहली बात अगर आप देखें कि 2019 या 20 से पहले जम्मू कश्मीर में जो अटैक होते थे वो कैसे होते थे। दरअसल फिदाइन हमले ज्यादातर किए जाते थे। 6, 8, 10 की संख्या में आतंकी आते थे जो फॉरेन एफटी होते थे और वो लगातार बड़े बेसिस को, बड़ी जगहों को टारगेट करते थे। लेकिन अब इनका जो पैटर्न बदला है वो बदला है स्पॉट टारगेटिंग का। यानी 2 या 3 लोगों की टीम होगी जो ऐसे स्पॉट को आइडेंटिफाई करेगी जहां से या तो मिलिट्री कॉन्वॉय जाते हो या फिर बहुत लिमिटेड मिलिट्री कॉन्वॉय जाते हो रसद के लिए, सामान के लिए या फिर ड्यूटी चेंज के लिए। लेकिन अब ये टारगेट कर रहे हैं सिविलियन एरियाज को भी। दूसरा बड़ा पैटर्न जो देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि अब तक इनके ऑपरेशंस या इनके जो स्पॉट टारगेटिंग थी वो एलओसी के पास थी। पुंछ, राजौरी, इन इलाकों में, जहां सुरनकोट, इन इलाकों के अंदर जहां पर आप जब मूवमेंट करते हैं तो घने जंगल होते हैं, ये अटैक करते हैं और फिर एलओसी के पार निकल जाते हैं। लेकिन अब इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, रईसी के अंदर अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि खास तौर पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर ये टारगेट कर रहे हैं सिविलियंस को। तो निश्चित तौर पर इस पैटर्न में बदलाव जरूर आया। लेकिन एक और अगर आप देखें, एक चीज जरूर है कि इनके अटैक ज्यादातर जम्मू में इसलिए हुए क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान की तरफ से भी मैसेज जाना चाहता है कि देखिए, ना सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी क्या अस्थिरता है। और लगातार ये अटैक असेंबली चुनावों को लेकर तो किए ही जा रहे हैं, बल्कि इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि वो चाहते नहीं है कि अभी जो 370 को लेकर जो पिछले 3-4 साल से चीजें सामान्य हुई है, 70% से जो लगातार कम हुई है आपकी जो टैक्स, उनको कहीं ना कहीं एडवांस किया जाए, उनको लगातार बढ़ाया जा सके। करुणा जी बिल्कुल, हमारे साथ दत्ता जी भी मौजूद हैं। दत्ता जी, एक और थ्योरी इन तमाम हमलों के बाद सामने आ रही है कि भाई आतंकियों के हौसले अचानक इतने बुलंद कैसे हो गए, जब इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव हुए, लोगों ने बढ़ चढ़कर पूरे वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया जम्मू कश्मीर के। लेकिन एक घटना और होती है, बारामूला में इंजीनियर राशिद, जो कि टेरर फंडिंग का आरोपी है, तिहाड़ जेल में बंद है, वो जीत जाता है उमर अब्दुल्ला को हराकर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल इससे भी एक तरह का खाद पानी मिला है आतंकी संगठनों को। उनको यह लग रहा है कि अलगाववादी लोगों की जो सोच है, जो जड़ें हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं बाकी हैं, जिनका फायदा उठाया जा सकता है। आप कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में कोई भी आदमी अपना चुनाव के लिए नामांकन कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। और ये आपने देखा होगा कि वैली के अंदर भी वो जो लोग मिलिटेंसी के साथ जुड़े हुए थे उनको जीत मिली। और पंजाब में भी आप देखें कि अमृतपाल जो जेल में है वो भी इलेक्शन जीत गया। तो ये इसके कारण इन लोगों को डेफिनेटली बढ़ावा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये टेररिस्ट किसकी शय पे आ रहे हैं? ये पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान ISI, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे हाफिज सईद हो या दूसरे जो मशहूर अजहर वगैरह हो, ये वहाँ बैठे हुए हैं। तो हम जब तक जड़ नहीं काटेंगे तो ये फल तो इनके निकलते रहेंगे। तो हमको एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में पाकिस्तान की वो जड़ काटनी पड़ेगी जो ये टेररिज्म को और टेररिज्म के गुर्गों को पैदा कर रहा है और क्रॉस बॉर्डर आके हमारे ऊपर हमले करवा रहा है। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे तो हम छोटा मोटा एक पेड़ का एक फल तोड़ दिया, 2 तोड़ दिए, आपको जड़ काटनी पड़ेगी। और जड़ काटने के लिए हमको अभी से तैयारी वो पहले से हो रही है और हमें आगे करनी पड़ेगी। और इनको एक ऐसा झटका देना पड़ेगा कि आगे से ये टेररिज्म के बारे में सोचना बंद कर दें। बिल्कुल, आतंकवाद और अलगाववादी सोच की जड़ पर हमला करना जरूरी हो गया है। अब ये एक बड़ी राय निकलकर सामने आ रही है। धोखा पाकिस्तान की फितरत में है। पाकिस्तान को तो क्या ही कहा जाए,
पाकिस्तान के इसी इतिहास पर आइए जल्दी से आपको 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। याद कीजिए 1999 में सरकार बनाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2 दिन के दौरे पर पाकिस्तान गए थे। दोनों देशों के बीच लाहौर घोषणा पत्र के नाम से द्विपक्षीय समझौता हुआ, परिणाम कारगिल युद्ध की शक्ल में दिखा। इसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के न्योते पर तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत आए। दिसंबर 2001 में देश की संसद पर आतंकी हमला हुआ। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। मनमोहन सिंह सरकार में पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की पहल। पाकिस्तानी आतंकियों ने 2008 में मुंबई को टेरर अटैक से दहला दिया। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ के घर एक शादी में शामिल होने पाकिस्तान पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा अचानक हुआ था। मोदी के पाकिस्तान दौरे के कुछ दिन बाद ही जनवरी 2016 में पठानकोट में आतंकी हमला हो गया।